हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पूरे कंप्लीट कर लिए थे एक दो लेक्चर्स के अंदर। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस एल्केन की स्टार्ट करने से पहले एक दो मैं सिंपल से पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि सबसे पहली बात कि एल्केन जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं। इनर्ट नेचर का मतलब क्या है कि ये आसानी से किसी भी टाइप के रिएजेंट के साथ में इजीली रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि एल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस, इन सब के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट नेचर के बोलते हैं। दूसरी बात, एल्केन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज FSR, शॉर्ट में हम लोग इसको मेंशन करने वाले हैं। तो जब आप एल्केन्स को हीट करते हो तो ये इजीली फ्री रेडिकल्स बना देता है, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी हो गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर एक मैं सिंपल सा पॉइंट लिखता हूं, एल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, दे डू नॉट react easily with oxidizing agent, reducing agent, acids या फिर bases। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, they form free radicals on heating इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट लिख देते हैं, या विथ यूवी लाइट, ऑन हीटिंग विथ यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ में अगर आप एल्केन्स को हीट करते हो तो क्या बना देते हैं, फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स हम लोगों को, ये वर्ड हमारे लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है, यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने जीओसी पढ़ी थी, तो जीओसी के अंदर हम लोगों ने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन फ्री रेडिकल का पोर्शन हम लोगों ने छोड़ा था। क्यों, क्योंकि ये एल्केन का पार्ट है, तो एल्केन के साथ में मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि फ्री रेडिकल होता क्या है, और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी के फैक्टर्स है वो भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो दे फॉर्म फ्री रेडिकल्स ऑन हीटिंग विथ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, और जो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्केन्स गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FSR। तो ये हमें डिटेल में पढ़नी है अभी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है वो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को फ्री रेडिकल के बारे में जानना है। ठीक है, और एक मैं इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, उस डाटा को भी आप लोग याद रखें। क्या कि जैसे कि मान लो हमारे पास में कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, इतनी होती है। ये डाटा आप लोग याद रखना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी, वो होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से देखने में पता लग रहा है भाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 82 to 85 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो लगभग होती है आपकी 92 से 104 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये डाटा आप लोग अच्छे से याद रखना, और इस डाटा को यूज़ करते हुए हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या, आगे भी हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। देखो, अगर मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH4, CH4 का मॉलिक्यूल है आपके पास में, तो इस CH4 के मॉलिक्यूल में अगर आपने हीटिंग कर दी, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ CH3 और साथ में हाइड्रोजन, तो जैसे ही आप इस CH4 के मॉलिक्यूल को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या और सोर्स ऑफ हीटिंग,
तो उस कंडीशन में आप इसको जो बॉन्ड एनर्जी सप्लाई करने वाले हो वो कितने सप्लाई करोगे? 104 किलो कैलोरी आप इसको क्या करोगे? सप्लाई करोगे। देखना जरा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएंगे। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? हमने बोला था कि ऑन हीटिंग एल्केन्स गिव्स फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से जो रेडिकल बनेगा दैट इज CH3 रेडिकल। कौन सा रेडिकल बनेगा? CH3 रेडिकल। तो इस रेडिकल के बनने के लिए जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी हो गई? 104 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? एक तरह का, भाई हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, इस तरीके से क्वाटरनरी हाइड्रोजन वगैरह ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया? CH3 यूज कर लिया, तो यहाँ पर अगेन एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो मैं इसको CH2 और इसके साथ में क्या लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो अगेन यहाँ से क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस फ्री रेडिकल को बनने के लिए, मतलब जो मीथेन का फ्री रेडिकल था उसके लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब मान लो आप इथेन के फ्री रेडिकल को बनाना चाह रहे हो, तो हमने यहाँ पर एक रेंज लिखी हुई है 92 से 104 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो एनर्जी होती है वो होती है 98 किलो कैलोरी। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो CH3 एंड CH2 रेडिकल बन गया, मतलब इथेन का रेडिकल बन गया। फिर इसी तरीके से मान लो हम लोग मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसको जैसे ही आप हीट करते हो तो लगभग 95 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से रेडिकल क्या बनेगा? CH3 CH रेडिकल एंड CH3। और इसी तरीके से अगर आपके पास में मॉलिक्यूल ऐसा है एल्केन का और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसको जब आप हीट करते हो तो इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 92 किलो कैलोरी की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 एंड CH3 रेडिकल। अब देखो मैंने आप लोगों के सामने जो डाटा लिखा था क्या, कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो कितनी है? 92 से 104 किलो कैलोरी। अब इस बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर हम लोग कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहे हैं, और उन फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस एनर्जी के बेसिस पे हम लोग इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हमने क्या करा? CH3 मॉलिक्यूल जो CH4 का मॉलिक्यूल था उसको जैसे ही हमने हीट किया और हमने जो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी जो थी वो हमने मेजर करी, तो पता लगा भाई 104 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। मतलब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? एक CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने क्या करा? एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, इथेन का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। तो इथेन के मॉलिक्यूल में जैसे ही आपने हीट किया तो ये 98 किलो कैलोरी एनर्जी पर ही इसने क्या कर दिया? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। कौन सा फ्री रेडिकल मिला? इथेन फ्री रेडिकल। फिर हमने ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल लिया। प्रोपेन के मॉलिक्यूल को जब आपने हीट किया तो यहाँ पर जो रेडिकल मिल गया वो इस तरीके का मिल गया। ठीक है, और फिर हमने एक ब्यूटेन टाइप ये आइसोब्यूटेन टाइप का ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया। तो इस टाइप का जैसे ही आपने मॉलिक्यूल लिया और उसको आपने हीट किया तो 92 किलो कैलोरी एनर्जी पर ही इसने क्या कर दिया? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। तो आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया, यहाँ 2 कार्बन बढ़ा दिए और यहाँ 3 कार्बन बढ़ा दिए, और उन कार्बन के बढ़ने के साथ साथ टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। देखो जरा, ये तो सुपर कार्बन होता है, CH4 का जो कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर कार्बन। अब इथेन के मॉलिक्यूल का जो कार्बन है वो कैसा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। देखो जरा, CH3 CH और हाइड्रोजन, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जो एक प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर कैसा है? एक 3 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब टर्शरी हाइड्रोजन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ से जो करेस्पॉन्डिंग रेडिकल्स बन रहे हैं उनकी डिग्री भी क्या होती जा रही है? चेंज हो रही है। भाई ये तो मिथाइल रेडिकल हो गया, ये इथाइल रेडिकल हो गया, ये प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल, इस टाइप के ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री रेडिकल, ये 2 डिग्री रेडिकल, और ये कैसा बन रहा है? 3 डिग्री रेडिकल। तो मतलब अब देखो आप लोग कि जिस टाइप का रेडिकल बनने वाला है उस टाइप ऑफ रेडिकल के बेसिस पे बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा वो रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो जाएगी।
यहाँ पर हो क्या रहा है कि 92 किलो कैलोरी एनर्जी जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर 95 किलो कैलोरी मतलब थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है। उसका कारण क्या है कि एक 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है जो 3 डिग्री रेडिकल के कंपैरिजन में कम स्टेबल है। फिर 98 और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी, जिससे हमारा CH3 रेडिकल बन रहा है। मतलब इन चारों टाइप के रेडिकल में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे मुश्किल से कौन सा रेडिकल बन रहा है CH3 रेडिकल, और सबसे आसानी से कौन सा रेडिकल बन रहा है एक 3 डिग्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक सिंपल सा कंसेप्ट जनरेट होता है, जितना स्टेबल रेडिकल बनने वाला है उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? और जितनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब उतना वो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। तो इस डाटा के बेसिस पर आगे चल के हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं या इसके अंदर आगे हम लोग हीट ऑफ कंबशन पढ़ेंगे कि जब हम लोग जानते हैं कि भाई एल्केन को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। हमने शुरुआत में एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि एल्केन्स आर यूज्ड एज ए वेरी गुड फ्यूल। तो जैसे ही आप एल्केन को जलाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो किस बेसिस पे होगी, फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस होंगे उसके अंदर, और एल्केन जो है वो कंबशन होकर आगे CO2 H2O वगैरह में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, तो जो हीट ऑफ कंबशन है आइसोमेरिक एल्केन्स वगैरह उनके अंदर जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास में एक कार्बन है जिसके ऊपर मान लो R1, R2 और R3 तीन टाइप के ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर सपोज करो कोई XYZ कुछ भी एक ग्रुप था। तो जब आप किसी बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराते हो, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, होमोलिटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो मतलब यहाँ से एक G रेडिकल बाहर निकल गया। तो जैसे ही G रेडिकल यहाँ से बाहर निकला तो जो कंपाउंड बना वो क्या बना, R1, R2 एंड R3, और इस कार्बन के ऊपर ये एक रेडिकल जनरेट हो गया। तो बेसिकली ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब किसी कार्बन पे आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के साथ चले जाते तो क्या बन जाता, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता। तो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट थे वो कितने टाइप के पड़े थे, वैसे तो 6 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं, उसी में से एक क्या होता है, फ्री रेडिकल। जब कार्बन से मान लो यहाँ पर ये कार्बन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से G- का फॉर्मेशन होगा और कार्बन का क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन बनता है। जब इस कार्बन और ग्रुप के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में रह जाते हैं और मान लो ये ग्रुप जो है वो G+ के रूप में बाहर निकला तो कार्बोएनाइन बन गया। और जब इस कार्बन और ग्रुप के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तो G रेडिकल निकल जाएगा, तो यहां से कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी बॉन्ड का क्या करते हैं, होमोलिटिकल क्लीवेज करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि किसी होमोलिटिकल क्लीवेज के थ्रू क्या हो गया, इस कार्बन का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, अब इसके शेप और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जरा ये कैसा है, इसका शेप। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबसे पहली चीज, ठीक है। हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट इस कार्बन का क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका शेप कैसे हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो ये तो इसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी हो गई। स्टेबिलिटी यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये तो एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी है हमारे पास में किसकी, एक फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल होता क्या है, किसी कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास मिलने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होते हैं, जैसे प्लस आई ग्रुप होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, प्लस HC लिख सकते हो। आप रेजोनेंस करवाते हो मॉलिक्यूल का, तो रेजोनेंस से भी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रेजोनेंस R ग्रुप हो गया, या फिर हमारे पास में प्लस M ग्रुप हो गया। प्लस M, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सबसे स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जैसे कार्बोकेटाइन हो गया या फ्री रेडिकल हो गया, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। दूसरी बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो -I ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करता है। मैं रिवर्स, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, तो -I हो गया। ये मान लो कोई रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, उस टाइप के ग्रुप से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। या मान लो जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ से ये प्लस M इफेक्ट जो है ना वो हटा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। रेजोनेंस तो देखो बढ़ाता है स्टेबिलिटी, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बोएनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो। रेजोनेंस अगर उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। मैंने इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर मेंशन कर दिए। रेजोनेंस एक डिफरेंट केस है, वो हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। बात कर रहा हूं मैं प्लस M इफेक्ट और -M इफेक्ट की, मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्या नोट, सिंपल सा है कि बोथ प्लस M एंड -M ग्रुप्स increases stability of free radical। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। जैसे हम लोग कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो प्लस M के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और -M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसी तरीके से अगर मैं कार्बोएनाइन की बात करूं तो कार्बोएनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी GOC में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है, इस कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो प्लस M ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू -M। भाई कोई रिलीजिंग ग्रुप होगा प्लस M तो उससे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में -M से भी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ती है। ये चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शनल है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ अभी कि -M ग्रुप से इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए, कि इस कार्बन पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे ये कार्बन फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा कि इस कार्बन हाइड्रोजन या जो भी XYZ यहाँ पे ग्रुप होता है, उस ग्रुप के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है, उसके बेसिस पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, फेवरेबल होता है। कि मान लो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मान लो टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंपेरेटिवली कम रहने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के तो आपकी क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन क्या है कि प्लस M और -M दोनों ही क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -M, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, बट फिर भी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इस एक्सेप्शन को हम लोग समझने वाले हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए, कि मान लो आपके पास में एक है CH3 रेडिकल, एक है आपके पास में CH3CH2 रेडिकल, एक आपके पास में हो गया CH3 रेडिकल, और एक आपके पास में हो गया टर्शरी फ्री रेडिकल। तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो सिंपल सा है कंसेप्ट, क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, फिर ये और फिर ये। कारण क्या है कि इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ में यहाँ पे देखो 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पर कितने लग रहे हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। हमें ये पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। उससे भी ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हो गया, रेजोनेंस हो गया।
और रेजोनेंस से भी ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड सबसे लास्ट में कौन स्टेबल होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी यही होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट कार्बोकेटाइन के पैरेलल ही चलती है। लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल में यहाँ पर आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल देखो जरा कि मान लो आपके पास में CH3, CH2 एंड CH2 रेडिकल, एक तो मॉलिक्यूल ये है और एक आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, और एक आपके पास में इस टाइप का बेंजाइल है, ये 3 मॉलिक्यूल है। इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, फिर ये वाला और सबसे लास्ट में ये वाला। रीजन क्या है कि ये जो रेडिकल है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेंजीन रिंग के साथ में। अच्छा, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम रेजोनेंस है। हमने ये पॉइंट पढ़ रखा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है या जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ कम रेजोनेंस तो कम स्टेबिलिटी, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे कम स्टेबल ये, फिर ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। अभी तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप के, इस टाइप के नॉर्मल कंसेप्ट हैं, ठीक है। अभी प्लस एम माइनस एम का डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर मान लो एक कार्बन फ्री रेडिकल आपके पास में ये है CH3 फ्री रेडिकल, ये सिंपल सा, और एक आपके पास में फ्री रेडिकल है कौन सा, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये वाला। इन दोनों की स्टेबिलिटी मुझे कंपेयर करनी है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इसको समझने से पहले मैं यहां पर कार्बोकेटाइन भी लिख देता हूं। एक हमारे पास में ये CH2 कार्बोकेटाइन जिसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और एक हमारे पास में ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। दोनों को आप लोग ध्यान से देखना कि जब हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है, क्या कि बेंजाइल वाले में रेजोनेंस तो जरूर होता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कि जो 9 अल्फा H होता है या 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं, उससे जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो ड्रास्टिकली बढ़ती है एज कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है, रेजोनेंस जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ रेजोनेंस होते हुए भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। ये कार्बोकेटाइन का क्या था, एक्सेप्शन। तो यहाँ पर तो ये होता है, ये 3 डिग्री मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजाइलिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें कौन रहेगा, अगेन रेजोनेंस वाला, इसमें ये बेंजाइलिक वाला ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्बोकेटाइन में उल्टा होता है, जबकि फ्री रेडिकल में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक नॉर्मल रेजोनेंस वाला होगा वो भी क्या रहेगा, 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैं एक जनरल यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूँ कि मान लो कि आपके पास में 3 pH रिंग वाला एक कार्बन फ्री रेडिकल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर आपके पास में 2 रिंग वाला और एक हाइड्रोजन हो गया मान लो, फिर 1 रिंग वाला हो जाएगा CH2 रेडिकल। उसके बाद में आपके पास में, अच्छा ये pH वाला आ ही गया, pH के बाद में 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जो एलाइलिक वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, जबकि कार्बोकेटाइन में थोड़ा सा कम था। भाई ये बेंजाइलिक वाले से ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, तो ऑब्वियसली इस टाइप के कार्बोकेटाइन से तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा ही। तो कार्बोकेटाइन में एक्सेप्शन होते हैं, फ्री रेडिकल में एक्सेप्शन नहीं होते हैं। बस एक छोटा सा ध्यान रखना है कि -M ग्रुप भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद में कौन आ जाएगा, एक जनरल 3 डिग्री ये फ्री रेडिकल। उसके बाद में 2 डिग्री CH3 CH3 रेडिकल। उसके बाद में आपका प्राइमरी वाला, और सबसे कम कौन हो जाएगा, CH3 रेडिकल। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बन फ्री रेडिकल्स का। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे 3 रिंग्स के साथ रेजोनेंस है, यहाँ 2 के साथ में, यहाँ 1 रिंग के साथ में, यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस है, या 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और वो मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। तो ये स्टेबिलिटी का आप लोग ध्यान रखें।
-m और +m का जो डिफरेंस है वो भी मैं समझा देता हूँ। अब देखो, हमने एक पॉइंट लिखा था कि बोथ +m एंड -m ग्रुप्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। +m तो समझ में आता है क्या कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, क्योंकि हमारा फ्री रेडिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं -m ग्रुप की, कि अगर मान लो -m ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फिर भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि कार्बोकेटाइन में उल्टा था। क्या कार्बोकेटाइन में +m से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और -m से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि फ्री रेडिकल में क्या होता है, दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं -m वाले का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर। देखो, एक मॉलिक्यूल है अपने पास में CH3 CH रेडिकल N डबल बॉन्ड O और ये O- और ये प्लस। मान लो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है अपने पास में, या NO2 के अंदर हम लोग ये +- नहीं लिख के, आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से बॉन्ड बना के भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये NO2 इसके साथ में एक क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें पता है कि NO2 ग्रुप जो होता है वो कैसा है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और कैसा होता है, -m इफेक्ट शो करने वाला होता है। अगर मान लो कि मॉलिक्यूल ऐसा होता CH रेडिकल एंड यहाँ पर OCH3 होता, तो OCH3 होता तो एक इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर जैसे पाई बॉन्ड हो जाता CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OCH3 होता, तो हमें पता है कि इस OCH3 का इसको क्या मिलता, +m इफेक्ट मिलता। तो +m इफेक्ट से तो क्या होती है, स्टेबिलिटी वैसे भी बढ़ती है मॉलिक्यूल की। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है पूरा का पूरा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ले आएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कैसा ग्रुप है, -m ग्रुप है, तो -m स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, ये चीज हम लोगों को सीखनी है। तो आप लोग ध्यान दें कि ये रेडिकल है, इधर वाला जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिकल क्लीवेज होगा। भाई कॉन्जुगेशन में देखो, कॉन्जुगेशन जब भी होता है तो रेजोनेंस हो जाता है, चाहे वो फ्री रेडिकल के साथ में हो, चाहे कार्बेनाइन हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो। कॉन्जुगेशन जहां पर भी होगा वहां पे रेजोनेंस हमेशा होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, जब अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल p ऑर्बिटल्स में हो जाती है, तो उस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, कॉन्जुगेशन बन जाता है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री रेडिकल है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस कर लेंगे, तो इस बॉन्ड का होमोलिटिकल क्लीवेज होगा। और फ्री रेडिकल रेजोनेंस इसी तरीके से होता है कि पास पास वाले जो रेडिकल्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो रेडिकल आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये रेडिकल जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड का होमोलिटिकल क्लीवेज होगा, और ये रेडिकल आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो नया जो रेडिकल है वो कहाँ जनरेट होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप लोग ध्यान दें, CH3 CH डबल बॉन्ड N, और यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल जनरेट हो गया। अब समझने वाली बात क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो किस पे था, कार्बन के ऊपर, और बाद में इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। अब दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करें जरा। ज्यादा स्टेबल कौन है, ओ रेडिकल। कारण कि हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल है, उसी तरीके से कोई पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल है। भाई एक तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की। नेगेटिव चार्ज की बात करें, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा सुखी होता है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, कार्बन पे था, बाद में रेजोनेंस करके इसने क्या कर लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सर्ट कर दिया -m, और -m की वजह से क्या हो गया, ये जो रेडिकल है वो कहां पे आके जनरेट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आके जनरेट हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चला गया। इस वजह से हम लोग कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि +m तो स्टेबिलिटी बढ़ाता ही है, साथ साथ में -m भी जो है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। रीजन सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो यहां पर एक मैं पॉइंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन
more electronegative element. Electron moves on more electronegative element due to -m effect. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे मूव कर गया -m इफेक्ट की वजह से, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो दोनों केस में क्या होती है, बढ़ती है. तो इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल. बात समझ में आ गई. तो +m हो चाहे -m हो, कैसा भी ग्रुप हो, हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है. +m वाले से और ज़्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू -m. तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है. अब फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर हमेशा कुछ एडिशनल रिएजेंट्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिनको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, या इनिशिएटर बोल दो, या प्रोमोटर बोल दो. उसी तरीके से कई बार क्या होता है, रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम लोग स्कैवेंजर्स यूज़ करते हैं, या जिसको हम लोग इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं. इनहिबिटर्स बोल दो या कैटालिटिक पॉइजन्स बोल दो. तो होता क्या है कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर मान लो रेडिकल को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी. और अगर मान लो रेडिकल को बढ़ा देते हैं हम लोग, उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं, या कुछ ऐसा कैटलिस्ट या ऐसा कुछ डाल देते हैं जिससे रेट सडनली क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस टाइप के रिएजेंट्स की जानकारी भी हम लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लिखा रहा हूँ वो अभी हम लोग आगे फ्री रेडिकल्स में यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट नंबर में लिखा रहा हूँ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट्स बोल दो, या फिर इसकी बजाय ज्यादा बेटर वर्ड हमारे लिए क्या होता है, इनिशिएटर बोल दो, या फिर आप चाहो तो प्रोमोटर बोल दो, या आप चाहो तो एक्टिवेटर्स बोल सकते हो. भाई हम लोगों को क्या पता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो दोनों काम करता है, एक्टिवेटिंग का भी काम करता है और डीएक्टिवेटिंग का भी काम करता है. डिपेंड करता है वो रिएक्शन कैसी है. वो रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है और रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है. ठीक है ना. तो इनिशिएटर, प्रोमोटर एंड एक्टिवेटर्स. तो अब ध्यान देना आप लोग, नाम से समझ में क्या आ रहा है कि इनिशिएटर का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करने वाला. तो ऐसे कंपाउंड्स जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो. प्रोमोटर बोलने का मतलब हो सकता है रेट को बढ़ाने का काम कर रहे हो, या एक्टिवेटर मतलब मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हो. तो तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम. ध्यान देना आप लोग कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में अगर आपके पास में शुरुआत में एक रेडिकल बन जाता है किसी भी तरीके से, तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत इजीली प्रोसीड कर जाती है. लेकिन कंडीशन क्या है कि एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फ्री रेडिकल होता है वो आसानी से नहीं बन पाता. तो जैसे फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगी. तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन में कुछ एक्टिवेटर, प्रोमोटर या फिर ये इनिशिएटर डाल देते हैं. तो इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाती है. एक बार ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं. और जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो आगे रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है. ठीक है ना. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आप लोगों को कुछ ये इनिशिएटर, प्रोमोटर या एक्टिवेटर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनका काम क्या होता है, रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स को बनाना. एक बार अगर फ्री रेडिकल बन गया तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएगी. और अगर रेडिकल नहीं बन पा रहा है, शुरुआत में एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, इनका यूज कर लेते हैं. ठीक है. तो ये भी अलग अलग टाइप के हैं. तो मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं. एक हमारे पास में होता है एल्काइल परऑक्साइड और एसाइल परऑक्साइड. एल्काइल परऑक्साइड और एसाइल परऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, या फिर प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर. एल्काइल परऑक्साइड क्या होता है, ROOR. जैसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बोलते हो, उसी तरीके से ROOR, ये परऑक्सी लिंकेज है यहाँ पर. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल परऑक्साइड. उसी तरीके से हमारे पास में सेकंड होता है कौन सा, एसाइल परऑक्साइड. एसाइल परऑक्साइड क्या हो गया, इसमें एसाइल ग्रुप हो जाएगा, ये इस टाइप का. अब ये दोनों इनिशिएटर या एक्टिवेटर का काम कैसे करते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ROOR होता है ना, ये बहुत ही इजीली इस बॉन्ड का होमोलिटिकल क्लीवेज करवा देता है. तो जैसे इसका होमोलिटिकल क्लीवेज होता है तो हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या बनता है, RO रेडिकल बनता है. मतलब
ये रेडिकल जो है बहुत ही इजीली बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इस रेडिकल का फॉर्मेशन बहुत ही आसान होता है। कारण क्या है इसका कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये O2 के साथ में रिएक्शन करके RO रेडिकल बना लेता है जो रूम टेम्परेचर पर हाईली स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाईली स्टेबल होने की वजह से इस रेडिकल का फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसका फॉर्मेशन जो है बहुत ही इजीली होता है। और हमने अभी बात क्या करी थी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए शुरुआत में एक रेडिकल बनना चाहिए कैसे भी करके, तो हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं साथ में, तो इसकी प्रेजेंस में एक बार ये रेडिकल बन जाएगा तो ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। तो ये एक एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से एसाइल परऑक्साइड जो होता है, इसके अंदर भी ये जो बॉन्ड होता है इसका होमोलिटिकल क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड O और ये रेडिकल। ये भी जो होता है कंपैरेटिवली स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर आगे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल है। तो इनका फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल होता है, बहुत ही इजीली हो जाता है इनका, ठीक है। थोड़ा सा हीट करते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलें, चाहे एल्काइल परऑक्साइड हो चाहे एसाइल परऑक्साइड हो, दोनों ही क्या होते हैं, इनिशिएटर बोल सकते हो, प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर्स बोल सकते हो, जो रिएक्शन को मतलब आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से एक हमारे पास में सेकंड कैटेगरी का जो एक्टिवेटर होता है दैट इज टेट्रा एल्काइल लेड, शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, R4PB। दिस इज टेट्रा एल्काइल लेड। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यूज करता हूं, इसका एग्जांपल है मान लो जैसे ET4PB, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एक्टिवेटर होता है क्या, देखो जरा कि ये जो R4PB है ना, ये बहुत ही कम एनर्जी के अंदर R रेडिकल सप्लाई कर देता है, और एक बार अगर R रेडिकल या कोई भी रेडिकल अगर बन गया तो रिएक्शन बहुत ही इजीली आगे क्या कर जाती है, प्रोसीड कर जाती है। तो कुछ रिएक्शंस में हम लोग R4PB का भी यूज कर लेते हैं जिससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये एक एक्टिवेटर, इनिशिएटर या प्रोमोटर का काम करता है। अब इसका और कहाँ पे यूज होता है वो भी आप लोग समझें। ये जो R4PB है ना, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंटी नॉकिंग एजेंट। जैसे ET4PB है, सिंपल सा नीट में एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, तो उसमें ऑप्शन था ET4PB, है ना। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अब ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि जो ये टेट्रा इथाइल लेड है ये क्या करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब मैं अगर पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल क्या होता है, C7 होता है, मतलब कार्बन C7 कार्बन का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। पेट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन भी एक अल्टरनेट वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो क्या है, C7 एल्केन्स का मिक्सचर है, और ऐसा पेट्रोल जिसमें एरोमेटिक रिंग्स अगर प्रेजेंट है वो क्या हो गया, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल होता है। ध्यान रखना आप लोग कि जितना लीनियर एल्केन होगा वो उतना ही बेकार क्वालिटी का फ्यूल कंसिडर किया जाता है, और जितना ब्रांच्ड एल्केन होता है वो उतना ही बेटर क्वालिटी का फ्यूल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास में कोई इस टाइप का कोई एक ब्रांच्ड एल्केन है तो ये एक बेटर क्वालिटी का फ्यूल है, और एक मान लो आपके पास में ऐसा कोई लीनियर एल्केन है तो ये एक बेकार क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखना, हायर ब्रांच्ड एल्केन्स आर मोर एफिशिएंट फ्यूल्स एज कंपेयर टू लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स। तो जो N ऑक्टेन होता है ना, N ऑक्टेन क्या हो गया, N ऑक्टेन ये N ऑक्टेन हो गया, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये सबसे बेकार क्वालिटी का फ्यूल है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो एक बेकार क्वालिटी का फ्यूल जो होता है वो पब्लिकली पहले क्या होता था, अवेलेबल होता था। तो अगर आप ध्यान दें तो पुराने पेट्रोल पंप्स पे आज भी अगर जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं लिखा हो जाता है, हिंदी में लिखा होता है या इंग्लिश में होता है कि टेल मिक्स्ड पेट्रोल, TEL शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, टेट्रा एल्काइल लेड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ET4PB के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। जो N ऑक्टेन है उसके साथ में हमने क्या कराई, ET4PB के साथ में रिएक्शन कराई, तो ये क्या करता है, ET रेडिकल्स जनरेट करवा देता है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन करवा देता है ET का, ठीक है ना। तो जो N ऑक्टेन होता था ना
उस n ऑक्टेन के अंदर इथाइल के मॉलिक्यूल्स आकर क्या हो जाते थे, इसमें ब्रांचिंग कर देते थे इस तरीके से। तो हमने पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो लोअर ब्रांच एल्केन है वो बेकार क्वालिटी का फ्यूल है, इट इज पुअर फ्यूल जो पब्लिकली अवेलेबल होता था। उसमें क्या कर देते थे, पहले टेट्रा इथाइल TeL का फॉर्मेशन मतलब मिक्सिंग कर देते थे साथ में, तो जिससे क्या हो जाती थी, इस n ऑक्टेन के अंदर ब्रांचिंग हो जाती थी। और जैसे ही इस एल्केन के अंदर ब्रांचिंग होती है तो इसकी जो एफिशिएंसी है पेट्रोल की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग TeL मिला हुआ जो पेट्रोल है उसको यूज नहीं करते। उसका कारण क्या है, इसको बैन कर दिया है। उसका सिंपल सा कारण है कि इसमें लेड है। पेट्रोल जैसे ही आप जलाते हो तो जो मेटल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर धुएं के साथ में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वो जो मेटल है वो क्या होता था, हाईवेज के किनारे जो भी खेत वगैरह होते थे उनकी मिट्टी में जाकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो जब केमिकल टेस्टिंग की गई मिट्टी की, पता लगा कि भाई जो अनाज वगैरह उग रहे हैं उन सब के अंदर लेड की मात्रा जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ही गुना ज़्यादा है। और आप लोगों को ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो कैंसर कॉजिंग होता है। तो ये जो लेड है ना, ये लेड क्या करता था, कैंसर का कारण था। इसकी वजह से जो कैंसर की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ने लग गई थी। टेस्टिंग में ये पता गया या रिसर्च में जो भी किया उन्होंने उसके अंदर ये पता लगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने टेल वाला जो भी पेट्रोल था जिसमें टेल मिला हुआ था, अल्टीमेटली वो क्या करता था, लेड को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिपॉजिट करवाता था खेतों के अंदर, और वही चीज़ खेतों से अनाज के थ्रू होके हमारी बॉडी में एंटर करती थी। इसलिए ये कैंसर कॉजिंग होने की वजह से पेट्रोल में टेल मिलाना क्या कर दिया इन्होंने, सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है ना। अब ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है वो समझना आप लोग, कि जब हम लोग एक बेकार क्वालिटी का फ्यूल यूज करते हैं तो क्या होता है, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में फ्यूल का जो कंजप्शन है इंजन में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक साथ ज़्यादा फ्यूल जल जाता है। तो जो हमारा इंजन है वो क्या करता है, एक मेटेलिक साउंड जनरेट करता है जिसको हम लोग नॉक नॉक साउंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो शुरुआत में नॉकिंग साउंड आती है कई बार, उसी को बोलते हैं नॉकिंग परफॉर्मेंस। बात समझ में आ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की क्वालिटी को एनहेंस कर रहे हैं, पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। टेल मिला दिया हम लोगों ने, टेल मिलाने से पेट्रोल की एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। और बेटर क्वालिटी का अगर फ्यूल है तो वो इंजन जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजीली इंजन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही कम साउंड करेगा। मतलब कुल मिला के जब इंजन स्टार्ट होता है तो उस समय जो नॉकिंग आवाज़ आती है पेट्रोल का एक साथ जलने की वजह से, उस साउंड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेल वाला पेट्रोल यूज करते थे। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये नॉकिंग परफॉर्मेंस को क्या कर देता था, इंप्रूव कर देता था। मॉलिक्यूल जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर नॉकिंग साउंड जो होती है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसलिए हम लोग पहले के जो पेट्रोल्स होते थे उसमें क्या मिलाते थे, टेल मिलाया करते थे। इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का। और ये फ्री रेडिकल अगर एक बार बन गया तो रिएक्शन बहुत ही इजीली आगे प्रोसीड कर जाएगी। उसी तरीके से एक एक्टिवेटर हमारे पास में और है, दैट इज एजो एल्केन या जो भी है, एजो कंपाउंड जो होते हैं। एजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम होता है। तो इस एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम को अगर आपने डायरेक्टली हीट कर दिया तो ये N2 गैस इवॉल्व करा देता है और यहाँ से क्या बन जाएगा, R रेडिकल बन जाएगा और साथ में बन जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर इसको सिंपल सा आप क्या लिख सकते हो, N2 गैस। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल से अगर बहुत ही इजीली फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो क्या कर जाए, एक्टिवेटर, इनिशिएटर या प्रोमोटर का काम करने लग जाएगा। और अगर फ्री रेडिकल आसानी से नहीं बन रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटर का काम कर देगा। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिवेटर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स बोल दो या फिर पॉइजन्स बोल दो या डीएक्टिवेटर्स बोल दो या फिर स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स, ये चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम। जब किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगती है और उस रिएक्शन को हम लोग क्या करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, तो फ्री रेडिकल की संख्या को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही फ्री रेडिकल की संख्या कम होगी वो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनहिबिटर्स का यूज़ कर लेते हैं। इनहिबिटर का मतलब रोकने वाला, पॉइजन्स हो गया या डीएक्टिवेटर्स बोल दो या स्कैवेंजर्स बोल दो। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही स्लो होती है तो उसमें तो हम लोग डालते हैं एक्टिवेटर,
और कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, स्कैवेंजर्स यूज़ कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्कैवेंजर्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट नंबर हमारे पास में आता है, सबसे पॉपुलर स्कैवेंजर जो होता है दैट इज बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए करना क्या पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल होते हैं या जो एक्सेस फ्री रेडिकल होते हैं उनको किसी तरीके से हटा देना होता है सॉल्यूशन से। हटा दोगे तो संख्या कम हो जाएगी, तो रिएक्शन की जो चेन है वो क्या हो जाएगी, बीच में रुक जाएगी। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन एक बहुत ही बढ़िया स्कैवेंजर होता है। देखो जरा ये किस तरीके से काम करेगा। बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज नोन एज बेंजोक्विनोन। अब ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम कर रहा है, कैसे, ध्यान देना आप लोग। ये जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आपने कोई रिएक्शन है, बहुत सारे रेडिकल उसमें बने हुए हैं, उसमें थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, बेंजोक्विनोन डाल दिया, तो ये काम क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज करवा देता है। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल का होमोलिटिकल क्लीवेज होता है तो यहां पे मॉलिक्यूल क्या बना, ये ओ रेडिकल और एक रेडिकल यहां पर, ये ऐसा बन जाएगा होमोलिटिकल क्लीवेज होने पर। अब ये रेडिकल जो है वो उस सॉल्यूशन में पड़े हुए एक्सेस जो रेडिकल्स है, मान लो कोई आर रेडिकल एक्सेस में पड़े हैं, तो ये क्या करता है, इसके साथ में कपलिंग कर लेता है। मतलब जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स हैं, हमने ये थोड़ा सा बेंजोक्विनोन डाल दिया, तो ये खुद फ्री रेडिकल जनरेट करा के क्या करता है, जो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा रेडिकल्स हैं उनको कंज्यूम कर लेता है, अपने साथ में अटैच करवा लेगा। और जैसे ही ये फ्री रेडिकल की संख्या को कम करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस आर रेडिकल को अपने साथ जुड़वा लिया मान लो इसने, तो क्या बन गया यहाँ से मॉलिक्यूल, देखो ये ऑक्सीजन और इसके साथ में आर, यहाँ पर एक रेडिकल और ये पाई बॉन्ड्स इस तरीके से। अब ये रेडिकल जो है वो क्या करेगा, रेजोनेंस कर जाएगा आगे, ये इस तरीके से। तो इस बॉन्ड का भी होमोलिटिकल क्लीवेज हो जाएगा यहाँ से, ये इस तरीके से, ये रेजोनेंस करके आगे इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर एक और आर रेडिकल होगा, मतलब पहले मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरीके से, और ये दूसरा ओ रेडिकल, और ये अगेन वापस आर रेडिकल के साथ में कपलिंग कर लेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या बना, देखो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब किसी रिएक्शन में जैसे ही बेंजोक्विनोन डालोगे वो क्या करेगा, जो एक्सेस फ्री रेडिकल्स हैं उनको क्या कर लेगा, अपने साथ जोड़ के कंज्यूम कर लेगा और फ्री रेडिकल की संख्या को कम कर देगा। और जैसे ही फ्री रेडिकल की संख्या कम होगी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। इसलिए हम लोग इसको नाम क्या दे रहे हैं, स्कैवेंजर, डीएक्टिवेटर, पॉइजन या इनहिबिटर, मतलब रिएक्शन को रोकने वाला या स्लो डाउन करने वाला। ठीक है, इसलिए एक बेंजोक्विनोन एक डीएक्टिवेटर है। उसी तरीके से हमारे पास में होता है एनओ। एनओ आप लोगों को पता हो तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एनओ में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। इसके अंदर क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाला है, और इसके साथ में जैसे ही कोई आर रेडिकल आया इसके कांटेक्ट में, सॉल्यूशन में आपने एनओ को डाला, तो ये भी रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है, रेडिकल्स को कंज्यूम करता है। क्या कर लेगा, रेडिकल इसके साथ में अटैच हो जाएगा और मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड ओ। तो इससे भी क्या हो रहे हैं, रेडिकल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक डीएक्टिवेटर का काम करता है। उसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में स्कैवेंजर होता है, दैट इज O2 गैस। अब ये कैसे स्कैवेंजर का काम करता है, ये चीज आप लोग समझना कि ये जो O2 का मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके का है। ठीक है, अगर मान लो इस O2 की रिएक्शन किसी आर रेडिकल के साथ में हो गई तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन के साथ में तो आर जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। तो शुरुआत में जो आर रेडिकल होता है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके आर ओ एंड ओ रेडिकल बना लेता है। अब ये मॉलिक्यूल आप लोग ध्यान दें, हमने क्या बात करी थी शुरुआत में, जब फ्री रेडिकल्स स्टार्ट करवाए तो उस समय मैंने बोला था कि आर ओ रेडिकल, जो एक्टिवेटर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आर ओ रेडिकल होता है वो क्या होता है, हाईली मतलब एक एक्टिवेटर का काम करता है। एसाइल पेरोक्साइड जो हमने पढ़ा था या जो एल्काइल पेरोक्साइड पढ़ा था उसमें क्या था, आर ओ रेडिकल का फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है। ये हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था आर ओ ओ आर, ये किस में ब्रेक होता है, इजीली 2 मोल्स ऑफ आर ओ रेडिकल्स में, और ये एक एक्टिवेटर का काम कर रहा था शुरुआत में।
और ये जो RO रेडिकल होता है इसका फॉर्मेशन फेवरेबल होता है। कारण क्या है कि ये O2 के साथ में रिएक्शन करके RO रेडिकल का फॉर्मेशन करता है जो स्टेबल भी होता है। ये बात मैंने शुरुआत में लिखाई थी फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये O2 के साथ में R रेडिकल है, ये रिएक्शन करा और क्या बनाया RO रेडिकल, ये होता है स्टेबल। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। भाई जैसे ही R रेडिकल इसके साथ कंज्यूम होते गए और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ में R रेडिकल फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ R रेडिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, क्या फॉर्मेशन करने में, RO रेडिकल जो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। लेकिन ये आगे फर्दर रिएक्शन और कर सकता है। कोई R रेडिकल मान लो इसके साथ में आकर और कनेक्ट हो गया, तो जैसे ये रेडिकल आपस में कनेक्ट होंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या हो गया, ROR, ये मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो O2 गैस है शुरुआत में R रेडिकल को कंज्यूम करके ROO रेडिकल बना रहा है जो स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन को टेम्परेरली स्लो डाउन कर देगा, कुछ समय के लिए रिएक्शन को रोक देगा क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है कुछ समय बाद में वापस से R रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ROOR, और ये ROOR क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक्टिवेटर का काम करता है। तो ये वापस से किस में कन्वर्ट होगा, RO रेडिकल्स के अंदर। तो ये रिएक्शन को वापस से क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। मतलब O2 जो है इनिशियली तो किसका काम करता है, स्कैवेंजर का काम करता है। इसकी वजह से रिएक्शन कुछ समय के लिए रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल बनने के बाद में ये बनेगा, रिएक्शन फिर से एकदम फास्ट प्रोसीड कर जाएगी, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। मतलब शुरुआत में O2 तो क्या करता है, स्कैवेंजर का काम करता है, लेकिन बाद में एक्टिवेटर का काम करता है। तो ये एक दोनों टाइप का काम करता है, शुरुआत में रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा और बाद में रिएक्शन को एकदम से फास्ट प्रोसीड करवा देगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं रिएक्शन स्टॉप्स टेम्पोरेरली, रिएक्शन स्टॉप्स टेम्पोरेरली इस जगह पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये वापस से एक्टिवेटर का काम कर देगा और यहां पर क्या था, ये स्कैवेंजर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो कुछ हमारे पास में एक्टिवेटर्स भी है और कुछ स्कैवेंजर्स भी है, तो इनका यूज करके हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।